हमारी इस व्यापक दुनिया और उसकी क्रियाएं कुछ भौतिक नियमों पर आधारित हैं। इसकी कल्पना एक वैज्ञानिक के अलावा किसी और व्यक्ति द्वारा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इन भौतिक नियमों की खोज तो गैलीलियो और न्यूटन के समय से ही प्रारंभ थी, पर 19वीं शताब्दी के शुरू होने से लेकर उसके अंत तक हमारे पास कई ऐसे नियम हैं जो हमारी प्राकृतिक और भौतिक दुनिया के कार्यकलापों की सही व्याख्या कर सकते थे। इनमें कई आज भी हमारी दुनिया को सफलतापूर्वक चला रहे हैं। चलती हुई गाड़ी से हमें कैसे उतरना है, सड़क को मोड़ देने के लिए ग्रेडियंट कितनी होनी चाहिए, बिल्डिंग बनाते हुए कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, कितने वो तेज से कितनी करंट बहनी चाहिए, हवाई जहाज के निर्माण में एरोडायनामिक सिद्धांतों का कैसे पालन किया जाता है। इनमें से हर चीज के लिए हमारे पास सही और ठोस उत्तर हैं। लगभग या अनुमान जैसे शब्दों का हमारी भौतिक दुनिया के नियमों से कोई वास्ता नहीं। वो दुनिया जो हमारी नजरों के सामने है, जिसकी क्रियाकलापों को सही मापा और तौला जा सकता है। हम शायद अपनी इस दुनिया में खुश रहते अगर 19वीं सदी के वैज्ञानिकों की जिज्ञासा ने हमारा परिचय हमारी ही भौतिक दुनिया के उस सूक्ष्म रूप से नहीं कराया होता जिसे हम परमाणुओं की दुनिया कहते हैं। ये उन छोटे छोटे कणों की दुनिया थी जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते थे, पर जब हमने इनकी दुनिया को जानने की कोशिश की और अपने भौतिक नियमों से उनको परखना चाहा, हम असफल हुए। इन छोटे छोटे कणों के पास गति तो थी, पर वो हमारे गति के नियम नहीं मानते थे। उनके पास आवेग यानी मोमेंटम तो था, पर उनसे पैदा हुए बल के गुण कुछ और ही थे जो न्यूटन द्वारा प्रस्थापित ढांचे में नहीं बैठते थे। न्यूटन ने हमें ये सिखाया कि प्रकृति के सभी कार्यों का वर्णन अच्छी तरह से निर्धारित गणित द्वारा किया जा सकता है, पर न्यूटन के सभी परिमाण परमाणुओं की इस दुनिया में असफल साबित हुए। छोटी दुनिया की इस बड़ी चुनौती को वैज्ञानिकों ने एक नया नाम दिया, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के उद्भव और विकास की कहानी का सबसे पहला चैप्टर है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। Why a black body radiation is called a black body radiation? मोटे तौर पर किसी बंद भट्टी अवन के अंदर के थर्मल रेडिएशन से इसकी तुलना की जा सकती है। जब इस रेडिएंट एनर्जी के पैटर्न को बॉडी के टेम्परेचर के बढ़ने के साथ स्टडी किया गया तो उसमें एक विशिष्ट परिमाण में फ्रीक्वेंसी, कंपन की दर और वेवलेंथ प्रति तरंग लंबाई में बटे ऊर्जा के पैटर्न मिले। पर विविध लंबाई की तरंगों में कितनी विकिरण ऊर्जा बटी होनी चाहिए, इसका जवाब क्लासिकल फिजिक्स के पास नहीं था। कई वैज्ञानिकों जैसे कर्चॉफ, वाइन आदि ने इसे समझने की कोशिश की, पर इस प्रयास में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। आखिर वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक ने ये सुझाया कि ये थर्मल रेडिएशन कंटिन्यूअस नहीं बल्कि डिस्क्रीट पैकेट्स के रूप में निकलते हैं, जिसे उन्होंने क्वांटम कहा। उन्होंने ये बताया कि हर स्कट की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और वह जो ऊर्जा धारण करता है उस फ्रीक्वेंसी को एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर पाया जा सकता है, और इस तरह ब्लैक बॉडी की विकिरण ऊर्जा के वेरिएबल पैटर्न को समझा जा सकता है। उनके इस निश्चित स्थिरांक को उन्हीं के नाम पर प्लैंक्स कांस्टेंट कहा गया। वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक का ये कांस्टेंट h, जिसका मान h 6.63 x 10⁻34 जूल सेकंड होता है, ने इस समस्या को सुलझा तो दिया, पर ये प्रति पैकेट ऊर्जा का फॉर्मूला क्यों होता है, इसका जवाब प्लैंक के पास नहीं था। 19वीं सदी खत्म होते होते करीब 1898 में जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली थी और 20वीं सदी के आरंभ में परमाणुओं के स्ट्रक्चर स्वरूप की परिकल्पना जोर पकड़ने लगी थी। परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं, इस पर विचार होने लगे और इसके लिए नए मॉडल सुझाए जाने लगे। वैज्ञानिकों को आकर्षित किया इस प्लानिटरी मॉडल ने, पर इस मॉडल की परिकल्पना क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार गलत थी। पर इस कॉन्ट्रडिक्शन का कारण बना मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक्सेलरेटेड मोशन में किसी भी घूमते विद्युत भारित कण यानी मूविंग चार्ज पार्टिकल की ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलती है, जिसका मतलब था कि ऑर्बिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, जो कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, अपनी ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में खोता रहेगा और अंततः स्पाइरल करता हुआ नाभिक में जा गिरेगा। यह बहुत ही कम समय में होगा। इसलिए इस धारणा को सच मानने का मतलब था एटम को अनस्टेबल मानना, जो कि संभव नहीं था। इस समस्या का समाधान निकाला डेनमार्क के वैज्ञानिक नील्स बोर ने। वो हाइड्रोजन गैस से प्राप्त रेडिएशन स्पेक्ट्रम की लाइनों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने ये व्याख्या दी कि इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में घूमता है तो कोई ऊर्जा विकिरित नहीं करता, बल्कि वह ऊर्जा उस समय बाहर छोड़ता है जब वो एक अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिट से दूसरे कम ऊर्जा के ऑर्बिट में जंप करता है। वह इस ऊर्जा को फोटोन नामक एक मासलेस पार्टिकल यानी प्रकाशकण के रूप में वह बाहर निकालता है। ये एनर्जी पैकेट्स के रूप में होती है और इस
ई का मान निर्धारित करने के लिए बॉ ने लिया प्लैंक की कल्पना का सहारा। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम में प्राप्त अलग अलग लाइनों की फ्रीक्वेंसी को प्लैंक के कांस्टेंट से गुणा किया जाए तो ऑर्बिट को जंप करने के दौरान इलेक्ट्रॉन द्वारा बाहर छोड़ी गई ऊर्जा का हिसाब लगाया जा सकता है। प्लैंक द्वारा दिया गया स्थिरांक कांस्टेंट और इसका मूल्य वैल्यू एक ऐसा गणितीय चमत्कार था जिसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी एक्सप्लेन किया और बॉ ने इसकी मदद लेते हुए प्लैनेटरी मॉडल के द्वारा हाइड्रोजन गैस की स्पेक्ट्रल लाइंस की सही व्याख्या भी कर दी। पर इन दोनों उदाहरणों में प्लैंक और बॉ ने एच आओ कैसे तो एक्सप्लेन कर दिया, पर वाई क्यों का जवाब उनके पास भी नहीं था। सवाल था कि आखिर क्यों पार्टिकल होते हुए भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पर खरा नहीं उतर रहा था, क्योंकि हर चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसे मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का पालन करना चाहिए, जो कि एक सत्यापित भौतिक नियम है। तो क्या इसका मतलब ये था कि ऑर्बिट में घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह व्यवहार नहीं करता? इस अजीब से सवाल का उतना ही अजीब जवाब भी था। जवाब था कि ऑर्बिट में घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल या मैटर की तरह नहीं बल्कि एक वेव की तरह व्यवहार करता है। और ये जवाब जो वैज्ञानिक ने ढूंढा उसका नाम था द ब्रोगली की इस धारणा से पहले आइंस्टाइन ने 1905 में एक क्रांतिकारी धारणा पहले ही दे दी थी कि प्रकाश की तरंगें एक कणों के समूह की तरह व्यवहार करती हैं। आइंस्टाइन की यह धारणा प्रायोगिक तौर पर भी सही पाई गई जब प्रकाश की तरंगें एक मेटल धातु के प्लेट पर डाली गईं तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पड़े जिनको इलेक्ट्रिक करंट के रूप में मेजर भी किया गया। आइंस्टाइन ने इसकी व्याख्या इस तरह से की कि प्रकाश एक पार्टिकल के रूप में मेटल से टकराकर अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है और उस ऊर्जा को लेकर इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल जाता है। आइंस्टाइन का ये सिद्धांत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से मशहूर हुआ, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कई उदाहरण हम आम जिंदगी में हर रोज देख सकते हैं, खासकर फोटो सेंसर्स से जुड़े किसी भी एप्लीकेशन में इसका अनुभव किया जा सकता है। आइंस्टाइन की इस अवधारणा के बाद ली जीएचटी वेव के फोटोन के रूप में यानी मैटर की तरह व्यवहार करने में कोई संदेह नहीं रहा। उधर द ब्रोगली ने अपनी परिकल्पना को एक गणितीय रूप दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब एक वेव की तरह व्यवहार करेगा तो उसका वेवलेंथ प्लैंक के कांस्टेंट को उसके मोमेंटम से डिवाइड करने पर प्राप्त होगा। इलेक्ट्रॉन कणों के इस वेव नेचर को द ब्रोगली ने 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के क्रिस्टल डिफरैक्शन द्वारा साबित किया, जहां उन्हें किसी वेव की तरह ही इलेक्ट्रॉन के भी डिफरैक्शन पैटर्न मिले। द ब्रोगली के इस सिद्धांत ने बॉ के एटॉमिक मॉडल को सही पीठिका दी थी, जिसके अनुसार हर ऑर्बिट को एक अलग अलग मान वैल्यू के एनर्जी लेवल्स के रूप में माना जा सकता है, और इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा की ऊंची सतह से निचली सतह पर कूदान करता है तो एनर्जी एक पैकेट के रूप में रिलीज करता है जो फोटोन यानी लाइट के रूप में दिखाई देती है। साथ ही ये धारणा भी प्रयोग के तौर पर सही पाई गई कि फोटोन द्वारा योग्य परिमाण में ऊर्जा दिए जाने पर इलेक्ट्रॉन निचली सतह से ऊपरी सतह में भी जा सकता है। परमाणु में ऊर्जा की विभिन्न सतहों में इलेक्ट्रॉन के होने की परिकल्पना ने एक और आविष्कार को जन्म दिया, जिसे हम LASER के नाम से जानते हैं। आज क्वांटम फिजिक्स की इस अहम देन से हम सब वाकिफ हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो या फिर मेडिकल साइंस का। क्वांटम फिजिक्स की इस दुनिया में हमने वेव को पार्टिकल और पार्टिकल को वेव की तरह व्यवहार करने की आज़ादी तो दे दी, पर कब वो ऐसा करेंगे, यानी कब पार्टिकल वेव की तरह व्यवहार करेगा और वेव पार्टिकल की तरह, इसका कोई ठोस जवाब हमारे पास नहीं था और ना ही आज है। स्टर्न गर्लैक नामक वैज्ञानिक भी अपने मशहूर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द्वारा सिर्फ यही साबित कर पाए कि इलेक्ट्रॉन का वेव या पार्टिकल के रूप में व्यवहार निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी इलेक्ट्रॉन का इनमें से किसी भी रूप में व्यवहार करना प्रोबेबिलिटी यानी संभावना पर आधारित है। द ब्रोगली के मैटर वेव पार्टिकल वेव के वेवलेंथ को निर्धारित करने वाले फॉर्मूले वेवलेंथ इक्वल्स hp के आधार पर यह कहा जा सकता था कि अगर पार्टिकल का मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा तो वेवलेंथ काफी कम, और उस हालत में पार्टिकल का पोजीशन काफी हद तक निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि उस वक्त यह एक पॉइंट पार्टिकल की तरह व्यवहार करेगा। दूसरी तरफ अगर मोमेंटम काफी कम हो तो वेवलेंथ काफी ज्यादा होगा, जिसका मतलब था कि पार्टिकल वेव की तरह ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और एक वेव की तरह व्यवहार करेगा। 1925 में हाइजेनबर्ग ने इस व्याख्या को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का नाम दिया और इसको निर्धारित करने के लिए एक गणितीय फॉर्मूला भी दिया, एपेक्स इक्वल्स h, जिसके अनुसार पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ सटीकता के साथ नहीं मापे जा सकते, और ये गणितीय फॉर्मूला इसी अनिश्चितता को मापने का एक तरीका था।
इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निर्धारित करने के लिए अगर प्रकाश डालें, तो इलेक्ट्रॉन का वस्तुमान इतना हल्का होता है कि प्रकाश की तरंगें उसे खिसका देंगी, इसलिए उसके पोजीशन को हम प्रिसाइसली बता नहीं सकते। कोष्टक वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी और अनसर्टेनिटी से होती हुई क्वांटम फिजिक्स अंततः उस जगह पहुंची जहां पार्टिकल के वेव नेचर और उसके व्यवहार को ठीक से समझने की जरूरत हुई, एक ऐसे मैथमेटिकल स्वरूप की आवश्यकता महसूस हुई जो इसे हर तरह से हर कंडीशन के लिए डिफाइन कर सके। और हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देने के ठीक साल भर के अंदर ही श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ये गणितीय हल दे दिया जो हर पार्टिकल के वेव कैरेक्टरिस्टिक को बखूबी दर्शा सके। और आज 80 सालों के बाद भी श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन अनेक समस्याओं का हल देता चला आ रहा है। तब से लेकर आज तक हालांकि क्वांटम फिजिक्स की यात्रा जारी है, पर इसमें कुछ नए मोड़ भी आए हैं। बॉर के हाइड्रोजन एटम के मॉडल पर काम करने वालों को उस वक्त कुछ नए धारणाओं की जरूरत महसूस हुई जब कुछ कॉम्प्लेक्स एटम्स की स्पेक्ट्रल लाइंस को नापा गया और एक ही ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के व्यवहार में अंतर पाया गया। कुछ दशाओं में ये पाया गया कि एक ही ऑर्बिट के दो इलेक्ट्रॉन्स बाकी सारे मापदंडों में बराबर होने पर भी व्यवहार में अंतर दिखा रहे हैं। इसका मतलब था कि इलेक्ट्रॉन कणों का कोई और ऐसा गुण है जो तब तक पता नहीं था, और ये गुण था स्पाइन, यानी इलेक्ट्रॉन का अपने एक्सिस पर भी घूमना। और फिर ये पाया गया कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर में अंतर स्पाइन के अलग अलग दिशाओं की वजह से भी हो सकता है। इसकी मदद लेकर पॉली नाम के वैज्ञानिक ने एक्सक्लूजन का सिद्धांत दिया, जिसके मुताबिक कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही क्वांटम स्थिति में नहीं हो सकते, अर्थात उनकी ऊर्जा, एनर्जी, आवेग, मोमेंटम और स्पिन में कहीं न कहीं अंतर होगा। इलेक्ट्रॉन के स्पिन की धारणा ने क्वांटम फिजिक्स को भी एक नया स्पिन दिया। इलेक्ट्रॉन जैसे कणों का स्पिन पूरा है या आधा, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल, इन दो संभावनाओं को लेकर भी गणित के इस्तेमाल द्वारा एक नए विषय की नींव पड़ी जिसे क्वांटम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और इसके द्वारा मैटर पार्टिकल के अलग अलग व्यवहारों की व्याख्या करने की कोशिश की गई। पर छोटे छोटे पार्टिकल्स की दुनिया की व्याख्या करने वाली क्वांटम फिजिक्स के गणितीय फॉर्मूलों और धारणाओं का इस्तेमाल कभी कभी एक बड़े वस्तुमान मास के व्यवहार को समझने में भी किया जा सकता है। इसका सबूत दिया भारत में जिनमें वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। जब सूरज जैसा तारा अपनी सारी नाभिकीय ऊर्जा प्रकाशित कर चुकता है तो उसका गुरुत्वीय आकुंचन होते होते उसके सभी इलेक्ट्रॉन इतने पास ठूंसे जाते हैं कि पावली के नियम का परिणाम दिखाई देता है, यानी और अधिक ठूंसने की संभावना न रहने से तारे का आकुंचन रुक जाता है। ऐसी स्थिर अवस्था में आए तारे को व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। पर पावली का नियम लागू होने के लिए यह जरूरी है कि तारे का वस्तुमान एक निश्चित सीमा से अधिक न हो। इस सीमा या लिमिटेशन को चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, क्योंकि इसे निर्धारित करने का काम चंद्रशेखर ने किया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर लेकिन इन सफलताओं के बावजूद आइंस्टाइन क्वांटम फिजिक्स को परिपूर्ण नहीं मानते थे, न तो बोर और उनकी क्वांटम फिजिक्स की प्रोबेबिलिटी वाली दुनिया को स्वीकार ही कर पाते थे। उन्होंने कहा भी था कि गॉड डजंट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स, यानी भगवान हमारी दुनिया के निर्णय पासे फेंक कर नहीं करता। कहीं कोई निश्चित पैटर्न है जिसे हम अब तक नहीं ढूंढ पाए हैं, इसलिए वह अनिश्चित लगता है। क्या आइंस्टाइन की यह धारणा सही थी? कहीं कोई ऐसा नियम है, कोई ऐसा सूत्र है जिनसे सारे नियम निकलते हैं, चाहे वो भौतिक दुनिया के हों या परमाणुओं की दुनिया के। आइंस्टाइन से असहमत रहने वाले भी यह मानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स की नींव अभी सुदृढ़ नहीं है। संभावनाओं पर आधारित समीकरणों की मदद से अब तक हाउ यानी कैसे का जवाब तो काफी हद तक इसमें ढूंढ लिया गया है। पिछले 2 दशकों में वैज्ञानिक जॉन बेल के गणित पर आधारित कुछ प्रयोगों ने ऐसे दृढ़ संकेत डेफिनाइट इंडिकेशंस दिए हैं जो बॉर द्वारा प्रस्थापित संभावनाओं पर आधारित सूक्ष्म है।